लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए की सरकार को पावर बूस्टर मिला है। चुनाव से ठीक 60 दिन पहले इंडी गठबंधन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट की शिवसेना ही असली करार दे दी है। उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज हो गई है। 2024 में महाराष्ट्र में एक नहीं दो चुनाव हैं। पहला लोकसभा का तो दूसरा विधानसभा का। अप्रैल में लोकसभा का चुनाव है तो अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होना है। सवाल यह है कि स्पीकर के फैसले से जनता के बीच क्या मैसेज गया? अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? इस फैसले का कितना असर पड़ेगा? लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर देखिए वोट बैंक का पूरा कैलकुलेशन। लोकसभा चुनाव से पहले ही हार गया इंडी गठबंधन, बच गई शिंदे की सरकार। अब क्या करेंगे एनडीए के पहरेदार? चुनाव से पहले उद्धव बेसहारा, सिंबल पार्टी पर शिंदे का कब्जा। महाराष्ट्र से इंडी गठबंधन के लिए बुरी खबर तो एनडीए के लिए अच्छी खबर आई है। लोकसभा चुनाव से ठीक 60 दिन पहले इंडी गठबंधन को 6000 वोल्ट का झटका लगा है। बहुत ही खुशी का दिन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहब, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के लिए काम किया है, आज बाबा साहब का विचार वो आगे लेके जा रहे और शिंदे साहब ही महाराष्ट्र के नेतृत्व है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो अब पात्र हो गए, जिनको लोग घटना बाह्य मुख्यमंत्री बोल रहे थे, तो आज वो सबको पता चल गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये सिर्फ घटना बाह्य नहीं है, तो मुख्यमंत्री है। शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के केस में स्पीकर का फैसला आ गया है। स्पीकर ने सभी विधायकों के पार्टी बदलने के फैसले को सही करार दिया है, यानी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र का सीएम बने रहेंगे। महाराष्ट्र में नहीं गिरेगी एनडीए की सरकार। आपके भाड़े के टट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उद्धव गुट जिन विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका स्पीकर के पास दाखिल की थी, उनमें 16 विधायक थे। उनमें से सीएम एकनाथ शिंदे के साथ विधायक महेश शिंदे, अनिल बाबर, अब्दुल सत्तार, भारत गोगावले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, तानाजी सावंत, लता सोनवणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किनिकार, संदीपन भुमरे, बालाजी कल्याणकार, संजय राय मुनकरी, चिमन राव पाटिल और रमेश बोरनारे हैं। ये वो विधायक है जो 20 जून 2022 को सबसे पहले उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे के साथ सूरत गए थे। लेकिन अब स्पीकर ने विधायकों के फैसले को सही माना है, यानी ये विधायक बने रहेंगे। उद्धव ठाकरे गुट ने इन विधायकों पर 4 आरोप लगाए थे। पहला, पार्टी का विहिप नहीं मानने का। दूसरा, पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होने का। और तीसरा, स्पीकर के चुनाव में विहिप का उल्लंघन करने का। चौथा, पार्टी विहिप के खिलाफ जाकर वोटिंग करने का। महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक करीब 20 महीने तक चली इस लड़ाई के बाद शिंदे गुट को बड़ी जीत मिली है। और लोकसभा चुनाव से पहले शिंदे गुट की ये जीत चुनाव में शिवसेना को सीधे फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि पार्टी शिवसेना और चुनाव चिन्ह दोनों पर शिंदे गुट का पहले से ही कब्जा है। हालांकि फैसला आने से पहले इंडी गठबंधन और शिवसेना यूबीटी के नेता मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर माहौल बनाना शुरू कर दिए थे। फिर सिद्ध हो गया कि पावर और पैसा संविधान के ऊपर आकर बैठ गया है। जिस प्रकार से हम पर अन्याय हो रहा है, पूरा भारत देश, पूरा महाराष्ट्र राज्य से देख रहा है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप न्याय कीजिए, शिवसेना पार्टी पर जो अन्याय हो रहा है उसे रोकिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने भी हम पर अन्याय ही किया। अब हमारे पास पुनः सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है। हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी के पास जाएंगे
अपनी व्यथा वहां कहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि भले ही समय लगेगा लेकिन न्याय हमें मिलेगा। स्पीकर का फैसला एनसीपी अजीत पवार के लिए भी किसी पावर बूस्टर से कम नहीं है, क्योंकि शिंदे गुट के नक्शे कदम पर ही चलकर अजीत पवार भी एनसीपी को तोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं। शरद पवार गुट अजीत पवार गुट के विधायकों की सदस्यता को चैलेंज किया है। – 2024 में बीजेपी महाराष्ट्र में डबल धमाका करने की तैयारी में है। 2024 में बीजेपी इंडी अलायंस को दोहरी झटका देने का फुल प्रूफ प्लान बना चुकी है। 2024 में एनडीए और इंडी अलायंस के बीच महाराष्ट्र में सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। सवाल यह है कि 2024 में बीजेपी के कोर एजेंडे में महाराष्ट्र ही क्यों है? तो इसका जवाब है 2024 में महाराष्ट्र में एक नहीं बल्कि दो चुनाव। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो इसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा का भी चुनाव है। लोकसभा में बीजेपी वाली एनडीए गठबंधन 48 में से 45 सीटों पर जीतने का टारगेट लेकर चल रही है, तो विधानसभा चुनाव में 288 में से 225 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर पार्टी चल रही है। लेकिन यह मुमकिन कैसे होगा? महाराष्ट्र में किस गठबंधन में कौन है, किसकी पकड़ कितनी है, राजनीतिक दल वोटर्स को कैसे साधेंगे, जातीय समीकरण को साधने में कौन किस पर भारी है, सब आपको बताएंगे। चूंकि 70 दिन बाद लोकसभा चुनाव है, तो सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक की। लेकिन इससे पहले 2019 के नतीजे को जानना भी जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ बीजेपी और शिवसेना तो दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस। बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ी और 23 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो शिवसेना 23 में से 18 सीटें जीती। तो वहीं कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीत सिर्फ एक सीट पर ही पाई, जबकि एनसीपी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी और 4 सीटें जीती। लेकिन 2019 से 2024 आते आते महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर बदल गई है। शिवसेना टूट गई है, उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट में बट गई है। शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल पर शिंदे गुट का कब्जा है। वहीं एनसीपी में भी 2 गुट हो गया है। पहला शरद पवार गुट जो एनडीए के साथ है और दूसरा अजीत पवार गुट जो एनडीए के साथ सरकार में है। चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, फाइट तगड़ी होने वाली है। महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी कमांडिंग पोजीशन को 2019 के मुकाबले 100 गुना ज्यादा मजबूत कर चुकी है। सवाल यह कि कैसे? बीजेपी की उस टीम को देख लीजिए जो महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन पर भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की बस की स्टीयरिंग बीजेपी थामे हुई है, तो शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट, अठावले की पार्टी आरपीआई, हितेश ठाकुर के नेतृत्व वाली बहुजन विकास अघाड़ी, बच्चू कुंडू के नेतृत्व वाली प्रहार जनशक्ति पार्टी, प्रोफेसर जोगेंद्र कावड़े की पार्टी पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी, रैयत क्रांति संगठन, जन सुराज पार्टी और महादेव जनकार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय समाज पार्टी पैसेंजर बनकर बीजेपी की बस पर सवारी कर रही है। यानी छोटी बड़ी 9 पार्टियां बीजेपी के साथ खड़ी हैं। वहीं 26 पार्टी वाली एनडीए अलायंस में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी है। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, वंचित बहुजन अघाड़ी, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन भी शामिल हो सकती है। अगर टीम वाइज भी देख ले तो इंडी गठबंधन एनडीए के सामने कमजोर दिख रही है। लेकिन अगर बात सीट शेयरिंग की करें तो इंडी गठबंधन में इसको लेकर सबसे ज्यादा भगदड़ मची हुई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस नेता सबसे ज्यादा विधायक और लोकल बॉडी इलेक्शन में कांग्रेस की बेहतर प्रदर्शन को गिना रहे हैं। तो शिवसेना भी 23 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है।
शिवसेना 2019 में जिन सीटों पर चुनाव लड़ी थी उन सीटों को अपने पास रखना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि पार्टी टूट चुकी है और उद्धव ठाकरे गुट के पास अभी 5 सांसद ही बचे हैं। हालांकि इन सबके बीच शरद पवार गुट चुप है। लेकिन मंगलवार को दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र के इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच बड़ी बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना और कांग्रेस को 21-18 सीटें मिल सकती हैं। शरद पवार गुट एनसीपी को 8 और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर राजू शेट्टी की पार्टी गठबंधन में शामिल होती है तो उनके लिए शिवसेना 1 सीट छोड़ सकती है। एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में खींचतान चल रही है तो बीजेपी बंद दरवाजे के पीछे मिशन 45 और मिशन 225 में जुट गई है। अपने अपने नेताओं को फील्ड में उतार चुकी है। इंडी गठबंधन की सुई अभी भी लोकसभा चुनाव पर ही अटकी हुई है और बीजेपी लोकसभा के साथ महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी उतर गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं। वोटर के लिहाज से महाराष्ट्र 5 भागों में बटा है। मुंबई, कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ। और इन क्षेत्रों में कहीं ओबीसी की मजबूत पकड़ है तो कहीं मराठाओं की, और जो इन्हें साधने में कामयाब होगा उनकी सियासी गाड़ी चलेगी। महाराष्ट्र में 10% दलित हैं। इनमें से विदर्भ में सबसे ज्यादा 23% दलित हैं। हर विधानसभा में करीब 15,000 दलित वोटर्स हैं, जबकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 15 सीटों पर दलित वोटर्स जीत हार का फैसला करते हैं। वहीं बात अगर मराठा की करें तो राज्य में 33% मराठा समुदाय के लोग हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 20 से 22 सीटें और विधानसभा की 288 सीटों में से 80 से 85 सीटों पर मराठा वोट निर्णायक है। लेकिन आरक्षण को लेकर मराठा नाराज है। हालांकि 2014 में फडणवीस की सरकार ने मराठाओं को 16% आरक्षण दिया था। हालांकि कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। अब मराठा आरक्षण को लेकर फडणवीस ने क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण हमने दिया था और जो हाईकोर्ट में टिका था, लेकिन उद्धव जी के काल में सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज हो गया। तो जो डेफिशिएंसीज सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट की है उसके ऊपर हमने जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उनको नया डेटा कलेक्शन करने को कहा है ताकि वो डेफिशिएंसीज दूर करी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुरूप हमने कार्य शुरू किया है। हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग उसको एक समय सीमा में पूर्ण कर पाएंगे और हमारी जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, आयोग तो स्वायत्त होता है लेकिन उसका रिपोर्ट हम लोग लेंगे और उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि हम इसमें से मार्ग निकाल पाएंगे। और दूसरा, किसी भी हालत में हमारे जो ओबीसी है इनका जो आरक्षण है उस पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। लड़ाई तो ओबीसी वोट बैंक के लिए भी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को पटखनी देने के लिए अब बीजेपी 1980 के माधव फॉर्मूले को फिर से रिवाइज करने में जुट गई है। पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी का माधव फॉर्मूला है क्या और ये कितना कारगर है। महाराष्ट्र में ओबीसी 38% है, जिनमें माली, धनगर और बंजारा समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है और बीजेपी नहीं अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और यही है बीजेपी का माधव फॉर्मूला। इस समुदाय के लोग 40 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में हैं और लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों पर इनका प्रभाव है।